तो जैसे हम लोगों ने इस सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, सीन 8 से 10 घंटे लगाने के बाद भी पास नहीं कर पाता इस एड्रेस बुक के टेस्ट को, और वही बैठ के उस बुक को पढ़ रहा होता है और चेक कर रहा होता है उस बुक के अंदर, जिससे कि उसे कोई तरीका मिल सके सेकंड टेस्ट को पास करने के लिए। और उस बुक को पढ़ते पढ़ते नोट भी लिख रहा होता है। उस बुक में लिखा होता है, वैसे जो ये किताब एड्रेस है सिर्फ ये नहीं है जिसको मैंने लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो जाकर मेरी उस दूसरी बुक को ढूंढना, वो डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेगी। सीन ये पढ़ते ही हैरान होकर कहता है, क्या जो एड्रेस बुक ही एक ही बुक नहीं है, इस बुक के अलावा बटेनो ने एक और बुक को लिखा था? तो इसका मतलब ऐसा लगता है जब टाइम आएगा मुझे उसको भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो उस बुक का नाम और आखिर वो है कहाँ पर ये तक मुझे पता नहीं है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी में। सीनियर स्टोर में जाता हुआ मन में कहता है, इतना सब होने के बाद मुझे थोड़ी सी फ्रेश हवा ले लेनी चाहिए बाहर की। और ये एमसी के ठीक सामने इस स्टोर से अडेला निकलती है। क्या अडेला तुम? अडेला कहती, हाइल तुम? और यहाँ दोनों के दोनों यहाँ आकर बेंच पे बैठ जाते हैं। सीन बोलता है, तुम यहाँ पर हमेशा आती हो, मैं तुम्हें अक्सर देखता हूँ यहाँ पर। अडेला कहती है, तुम भी यहाँ पर ऐसा लगता है अक्सर आते रहते हो। सीन बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात जगी हुई थी। एडेला कहती है, तुम भी ऐसी लग रहे हो, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग पेपर पढ़ रही थी कल रात को, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? इस बुक का टाइटल है फिजिबिलिटी ऑफ स्पेस ट्रांसफर मैजिक। सीन इसको हाथ में लेकर कहता है, अच्छा तो ये? इसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि फेक है। एडेला बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तुम इसे पढ़ के तो देखो। और सीन पढ़ने लगता है इसे, और जब तक सीन इसे पढ़ रहा होता है एडेला ने जो बनाना जूस खरीदा था स्टोर से, वो वहीं उसे आराम से बैठे बैठे पी रही होती है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद सीन ने इस बुक को पढ़ के खत्म कर दिया होता है और एडेला को देखकर कहता है, हाँ ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी बुक थी। एडेला कहती है सुनकर, सच में? सीन कहता है, हाँ सच कह रहा हूँ मैं। और दोनों के दोनों एक साथ कहते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। तभी सीन की नजर उस बुक के अंदर किसी चीज पे पड़ती है। ये पेपर उस बुक के ऊपर बेस्ड है जो रेबल बटेनियो ने खुद लिखी है। और सीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है पढ़ के, रेबल बटेनियो? मुझे पता है कि इस बुक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ और यहाँ पर ये हैंगे बटेनियो स्टाइल, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैंगे जो बटेनियो की थ्योरी से बिल्कुल सिमिलर है। और अडेला सा कहता है, अडेला आखिर कौन है इस बुक का ऑथर? अडेला थोड़ा सा हैरान होती सीन को ऐसा देखकर और बताती है, उसका नाम है गोगो सेंगजुन। और सीन अपने डोमेट्री में आकर उसके बारे में सर्च कर रहा होता है। गो सेंगजुन ये एक मैजिक रिसर्चर है, इसकी एज और इसका जेंडर इसके बारे में किसी को नहीं पता है, ये अभी अननोन है। इसने अभी तक सिर्फ एक ही पेपर को पब्लिश करा जिसको हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था। शायद इसकी वजह से इसे बहुत सारी हार्श बातें सुनने को मिली होंगी और अचानक से गायब हो गया। क्या सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट की इतनी लिमिट है जिससे कि वो पता ना कर सके किसी की जानकारी के बारे में? और अपने फोन को उठाकर कहता है, लेकिन मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हूँ। और फोन लगाता टावर मास्टर को, हेलो टावर मास्टर। और उसके बाद ये ब्लू टावर में यहाँ पे टावर मास्टर का फोन बज रहा होता है। टावर मास्टर उठाता है अपने फोन को। सीन दूसरी तरफ से कहता है, हेलो टावर मास्टर, मैं बोल रहा हूँ सीन। टावर मास्टर कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ, किस लिए फोन करा तुमने? सीन कहता है, मेरे पास कुछ है जिससे आपको और मेरा दोनों को फायदा हो सकता है। सीन की ये बात सुनते ही टावर मास्टर बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। सीन बोलता है, क्या आप मेरी मदद करोगे किसी को ढूंढने में? और उसके बाद हमारा सीन सेट होता है ओब्लिक्स एकेडमी में। यहाँ ट्रेनिंग रूम में सीन डुएल कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ, और एक साथ बहुत सारे विंडो अटैक फेंकता उसके ऊपर। सीन का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है, तुम जर्क कहीं के, तुम तो चीटिंग कर रहे हो। ये सुनते ही सीन कहता है, आखिर इसमें कैसी चीटिंग, मैं तो सिर्फ पहले सर्कल का स्पेल यूज कर रहा हूँ, तुम्हें बस इतने में ही दिक्कत हो रही है। सीन का दोस्त उन सबको डोज करते हुए कहता है, तुम झूठे कहीं के, तुम्हें आखिर कहाँ से लग रहा है पहले सर्कल का स्पेल? और उन सबको डोज करने के बाद देखता ऊपर की तरफ, और वो सारे के सारे विंडो अटैक इसकी तरफ आ रहे होते हैं। उनको देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और बस उसके बाद एक आवाज ही आती है। सीन खुश होकर देखता है अपने दोस्त की तरफ, और यहाँ पर उन सब अटैक से बच गया होता है शील्ड को यूज करके। सीन हंसते हुए कहता है, देखा ना, तुमने आराम से ब्लॉक कर लिया। क्या आराम से ब्लॉक कर लिया? मैं तो अभी ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ। चलो ठीक है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। ये सुनकर सीन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आखिर तुम मुझे हराओगे कैसे क्लोज कॉम्बैट में? संगचुन अपना मुक्का बनाकर हमला करते हुए कहता है, चलो अब मेरी बारी आ चुकी है। तभी सीन बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है इसके ठीक सामने, और उसकी कॉलर पकड़ के नीचे गिरा देता है। आसपास में ये सारे स्टूडेंट ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सीन कहता है, तो कैसा था? ऐसा लगता है क्लोज कॉम्बैट करना ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं था। एंड टू एंड कॉम्बैट करने से जो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं मैजिक के, वो सारे के सारे चले जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आखिरी में बसते हैं। सच में ये तो तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी। संगचन गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या तो मेरी बुराई कर रहे हो? तुम्हारी मैजिक डुअल सच में बहुत ज्यादा डर्टी हैगी, और तुम्हारा क्लोज कॉम्बैट वो तो इंसेन है। सच में तुम तो एक गंदे फाइटर हो। सीन बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो और ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करो। संचन पूछता है, वैसे आखिर तुम्हारा क्या प्लान है इसको लेकर? सीन कहता है, आखिर किसको लेकर? संचन मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हारा गोल नहीं ओलंपियाड में जीतने का? सीन हैरान की कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में? संचन बोलता है, वेल मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, और इसीलिए तो तुम इतना ज्यादा क्रेजी तरीके से सारे के सारे टेस्ट दे रहे हो। उन टेस्टों में तो एवरेज स्टूडेंट ने 27 सीटों को ब्लॉक करा था, लेकिन तुमने
पूरे के पूरे 74 को ब्लॉक किया। तुम इन दोनों में बहुत ज्यादा बड़े नंबरों के साथ फर्स्ट आए हो। अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो सीनियर के सामने, तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अभी जो तुम्हारी इस समय की स्टेट है, तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसके साथ ओलंपियाड में जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? सिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। संचन कहता है, हाँ मुझे पता ही था। वैसे भी जो इस साल के जो फेवरेट स्टूडेंट है वो है 5वें सर्कल वाले यूजर। तुम्हारे सेकंड सर्कल के मैजिक के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनको हराना। सिन मन में कहता है, संचन सही कह रहा है। अगर मुझे सक्सेसफुली तरीके से ओलंपियाड में जीतना है, ऑफ कोर्स मैं यूज कर सकता हूँ रेजोनेंस के साथ थर्ड सर्कल को। इसमें कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर मुझे उन लोगों से लड़ना है तो मुझे कम से कम चौथे सर्कल का होना जरूरी है, और इसके लिए मुझे ढूंढना होगा संगजुन को। और उसके बाद सिन अपने मोबाइल के मैप को यूज करके यहाँ इस लोकेशन पर आ जाता है और सामने देखकर कहता है, क्या वो सच में यही जगह है ना? टावर मास्टर कहते हैं, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ इतना लेट करने के लिए। मुझे ये नहीं लगा था कि एक इंसान को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा, और मेरे लिए भी ये पहली बार ही था। तो चलो पॉइंट की बात पे आते हैं। जो गोसेंग जिन की अभी इस समय की लोकेशन है, सिन हैरान होकर कहता है, जा रुको, ये पुराना बुक स्टोर जहाँ पे मैं हमेशा आता था वो यहाँ पर है? ये तो हमेशा से मेरे नाक के नीचे था। आखिर ये किसने सोचा था कि ये जगह अकेडमी के इतने ज्यादा पास में होगी? जब ये करार कर दिया गया था कि मैं एआई मैजिक को यूज नहीं कर सकता, फिर उसके बाद से मैं मैजिक की इन्फॉर्मेशन इन किताबों में ढूंढने लगा था। मैं शुरुआत में पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये एडिट बुक आई कहाँ से आएगी, कहीं इसका मतलब वो यहीं से तो नहीं आई थी। और यहाँ का गेट खोल के अंदर आता है, हेलो कोई है यहाँ पर? और यहाँ अंदर ये सुनते सिन की आवाज उसके पास आकर कहते हैं, ओ सिन हायोल, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, आखिर कैसा आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? सिन कहता है, क्या आप ठीक हो? ये कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, और वैसे मैंने ये सुना कि तुम अब अच्छे तरीके से मैजिक यूज कर सकते हो, और अब तुम पहले से और ज्यादा हेल्दी भी लग रहे हो। सिन कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ इस बुक स्टोर के ओनर कहते हैं, मैंने इतना कुछ नहीं करा, मैं बस यहाँ पे किताबों को बेचता हूँ। सिन कहता है, वो जो बुक है उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो इसलिए शुक्रिया आपका। ओनर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी ऐसी तारीफें करना तुमको एक दिन बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। तो बताओ आखिर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? सिन कहता है, सर क्या मैं देख सकता हूँ सिंगजन, आपके बेटे को? ओनर कहते हैं, आखिर तुम संगजन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? सिन बताता है, वेल मैंने वो पेपर पढ़ा जो उसने लिखा था, और यहाँ पर कुछ है जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको लेकर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करा कि आखिर वो कहाँ रहता है, और मुझे पता चला कि वो यहाँ पर है। मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए अगर आपको इससे कोई दिक्कत हुई होगी तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, मुझे उससे मिलना होगा कैसे भी करके। यहाँ के ओनर कहते हैं, तुम कह रहे हो एक पेपर? हाँ यहाँ पर है किसी चीज, ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। सिन ये सुनते सी जल्दी से झुककर शुक्रिया करता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओनर कहते हैं, लेकिन अगर तुम उससे मिल भी लोगे तो तुम्हें उसकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिल पाएगा। सिन हैरान हो जाता है, क्या? आखिर ये सब कहने से आपका क्या मतलब है? ओनर कहते हैं, आओ मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। संगजन यहाँ इस जगह पर है, जाओ सामने, ये उसका रूम। और सिन बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखता सामने की तरफ, क्या गोसंगजुन? और हम देखते संगजन यहाँ पर इस हालत में होता है। संगजन को ऐसा देखने के बाद सिन बोलता है, तो क्या ये है वो? ओनर कहते हैं, हाँ ये है संगजन मेरा बेटा। और सिंह पूछता ओनर से, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर क्या हुआ था इसके साथ? ओनर कहते हैं, ठीक है। संगजन ने एक मेज होकर एक बहुत बड़े टेबू को तोड़ा था। सिन पूछता है, एक टेबू? आखिर किस तरीके का? ओनर बताते हैं, जब ये परफॉर्म कर रहा था माना सर्कल को, इसने तोड़ दिया था मैजिक के एक सबसे बड़े रूल को, जो कि था माना सर्कल को क्रिएट करना अपने ब्रेन के अंदर। सिन थोड़ा चौंक जाता है सुन के, क्या माना सर्कल को ब्रेन में क्रिएट करना? इसका मतलब इसने बिल्कुल वो सेम चीज किया जो मैंने किया था। और फिर ओनर से कहता है, आखिर क्यों करा इसने इस तरीके की चीज? ओनर बताते हैं, ये जरूरी था। सिन मन में सोचता है, इतनी सारी जो थ्योरी इसने बनाई थी उन सबका एक ही बार में ऐसे कोलैप्स हो जाना, और इनने कहा कि इसके पास कोई और चॉइस नहीं थी अपने ब्रेन के अंदर माना सर्कल को क्रिएट करने के अलावा। ओनर बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो मुझे इसे रोकना चाहिए था। सिन गोसंग की तरफ देखकर मन में कहता है, ये इंसान आखिर क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इसको ये सब करना पड़ा? ओनर कहते हैं, वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अगर संजन अभी ठीक होता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता तुमसे बात करके। सिन बोलता है, नहीं सब कुछ ठीक है, मुझे माफ करना ये सब करने के लिए। मुझे लगता है मैंने आपको बेफालतू ऐसे दोबारा फील करवाया। ओनर कहते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और बहुत ज्यादा परवाह करते हो बुक्स को लेकर। जिस तरीके से तुम हमेशा सर्च करते थे मैजिक की बुक को लेकर, वो हमेशा मुझे याद दिलाता संजन की, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुशी दिलाती है। और उसके बाद सिन उस रूम से बाहर आने के बाद यहाँ ओनर से कहता है, सर अगर ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो क्या मैं आपके बेटे की कुछ किताबें देख सकता हूँ जो वो अपने रिसर्च में यूज कर रहा था? ओनर कहते हैं, तुम्हारा मतलब संजन की बुक? ठीक है, अगर वो किताबें सिर्फ ऐसी रखे रहने वाली है तो ये अच्छा रहेगा कि वो किसी ऐसे के पास जाए जिसको जरूरत है उनकी। लेकिन मेरी 2 रिक्वेस्ट है तुमसे, अगर तुम उसकी बुक पढ़ के कोई स्पेशल मैजिक के बारे में लिखते हो तो तुम्हें उसमें संजन का नाम ऐड करना है, भले ही सिर्फ एक ही बारी क्यों ना। सिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसे ही हो। ओनर कहते हैं, चलो अच्छा है। और अब जो सेकंड चीज है, भले कुछ भी हो जाए तुम माना सर्कल को अपने ब्रेन में नहीं बनाओगे। सिन ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ठीक है सर, मैं भी मेक श्योर करूंगा। और यहाँ इस रूम में ले आते सिन को, ये है वो रूम जहाँ पे संग स्टडी करता था, लेकिन तुम्हें कैसी बुक चाहिए उसके बारे में मुझे नहीं पता। और सिन चेक कर रहा होता है यहाँ पे बुकों को,
ये बुक, इस बुक को लेकर यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। और अचानक से लाल कलर की बुक अपने बुक शेल्फ से निकल के यहाँ सिन के सामने आके गिर जाती है। ये होता देखकर सिन बहुत ज्यादा डर जाता है। ये बुक, ये तो बिल्कुल एड्रेस जैसी लग रही है। इस बुक को उठाकर कहता है, सर ये वाली बुक। ओनर बोलते हैं, ये बुक, ये तो वही बुक है जिसको संजन हमेशा अपने पास रखता था। जैसे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम जिस भी चीज को लेकर क्यूरियस हो तुम इसमें पढ़ सकते हो, शायद वो तुम्हें इसमें मिल जाए। सिन कहता है ठीक है, और पढ़ने लगता है इस बुक को। जैसा मैंने सोचा था, इसमें भी वही गंदी जैसी राइटिंग है। हाँ, ये राइटिंग तो मास्टर की है। सर क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ? ओनर कहते हैं, बस ले लो तुम, अगर यहाँ पे कोई और बुक है तुम वो भी ले लो, तुम्हारी जितनी मर्जी तुम उतनी ले सकते हो। सिन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि यहाँ पर ऐसी और भी बुक है जिसमें बिल्कुल ऐसे सेम तरीके से लिखा हुआ है। ओनर सोचते हैं, मुझे पता नहीं वैसे इसके बारे में। सिन बोलता है, तो फिर क्या आपने ऐसी बुक देखी है जो लाल कलर की हो, मजबूत कवर वाली? ओनर कहते हैं, वैसे मुझे याद तो नहीं कि मैंने ऐसी कोई बुक देखी है, और वैसे भी जो हमारी थी छोटी सी ये दुकान है उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ऐसी बुक का आना। सिन मन में कहता है, तो आखिर कैसे सेंगजुन को अली बुक मिली? ओनर से कहता है, अच्छा तो ऐसा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसे ही है तो आखिर ये एड्रेस बुक आई कैसे मेरे कमरे में? और उसके बाद सिन आ जाता है यहाँ अपनी डोमेट्री में, दोनों की दोनों बुक को साथ में रखकर मन में कहता है, मैंने संजन के स्टडी रूम को पूरा का पूरा छान लिया, लेकिन यहाँ इस बुक के जैसी कोई और मेरे को बुक मिली नहीं। लेकिन फिर भी ये अच्छा है कि मैंने एक ढूंढ ली है। और अचानक से एक आवाज के साथ वो दोनों की दोनों बुक चमकने लगती है। ये होता देखकर सिन हैरान हो जाता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये दोनों की दोनों बुक सेम टाइम पे चमकने लगी और इसमें से बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं एक साथ। मास्टर की आवाज आती है, जो राइटफुल सक्सेसर है इस बुक का, मैं इस बुक को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। और सिन उस बुक के अंदर खींचा चला जा रहा होता है। हे, बुक तो मुझे अपने अंदर खींच रही है। मास्टर कहते हैं, ये जो बुक है इसका नाम है द बुक ऑफ मिमिर, जितनी तुम्हारी मर्जी इस बुक की नॉलेज को एंजॉय करो। ये सुनकर सिन मन में कहता है, क्या मास्टर की आवाज? और आखिर यहाँ पर हो क्या रहेगा? मैं इसके अंदर खींचा चला जा रहा हूँ। और फिर गायब हो जाता है उस बुक के अंदर। और उस बुक के अंदर आने के बाद सिन यहाँ पे लेटा हुआ होता है, आसपास देखकर कहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? और सिन के पीछे से कोई आ रहा होता है धीरे धीरे, और अपनी उंगली से टच करती सिन की गर्दन पे। सिन देखता है पीछे मुड़ के, और हम देखते हैं उसका चेहरा, और ये बाकी उन सब लोगों से अलग होती है जिनसे सिन मिला था उन्हें एड्रेस बुक के अंदर। ये मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा स्वागत है इस बुक ऑफ मिमिर में। सिन उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? ये बच्ची कहती है, क्या मैं हूँ मिमिर, इस जगह की एडमिनिस्ट्रेटर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सक्सेसर। सिन कहता है, मिमिर, अच्छा। मिमिर कहती है, ये जगह एक लाइब्रेरी है जो तैयार करी गई है बटेनियो के द्वारा फ्यूचर के सक्सेसर के लिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जो खासतौर पर सक्सेसर के लिए है। ये सुनने के बाद सिन आसपास देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा छोटी लग रही है लाइब्रेरी कहने के लिए। मिमिर बताती है, ये इसलिए क्योंकि जो भी तुम्हारी अचीवमेंट है वो अभी बहुत ज्यादा कम है, ये सब कुछ पूरा का पूरा निर्भर है तुम्हारे लेवल के ऊपर, जितना तुम्हारा लेवल होगा उतनी बड़ी ये जगह होगी। और यहाँ इस जगह के साइज को देखकर मैं बता सकती हूँ, तुमने अभी तक सेकंड टेस्ट को पास नहीं करा है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सिन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। मिमिर कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अब थोड़ा सा कैजुअली तरीके से बात कर सकते हैं? सिन हैरान हो जाता है सुन के, हाँ। मिमिर कहती है, जबकि अब हम एक दूसरे से हमेशा मिलने वाले हैं तो ये बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि तुम मुझसे हमेशा फॉर्मल तरीके से बात करो, तो चलो और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से बात करते हैं एक दूसरे से। सिन मुस्कुरा कर कहता है, चलो ठीक है ऐसा करते हैं। मिमिर कहती है, कूल। और सक्सेसर, वैसे तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम ऑलरेडी पहुंच गए सेकंड सर्कल में और मेरे को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। सिन कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढना इतनी बड़ी बात है। मिमिर हंसते हुए कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से चल रही है और तुम बिना किसी दिक्कत के 5वें सर्कल तक जा सकते हो। सिन हैरान होकर कहता है, 5वें सर्कल तक? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मिमिर यूज करते अपने मैजिक को और इन सब बुकों में से इस बुक को लेकर आते अपने पास। सिन को देकर कहती है, लो पढ़ो इसको और फिर तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। सिन इसको पढ़कर कहता है, इसमें तो रेजोनेंस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से लिखा हुआ है। मिमिर कहती है, ये जगह पूरी तरीके से भरी हुई है इन्फॉर्मेशन से जो फिट नहीं आ सकती एड्रेस बुक के अंदर, बिल्कुल इस बुक की तरह जो तुम अभी पढ़ रहे हो। सिन बोलता है, आखिर क्यों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस बुक के अंदर शामिल नहीं करी गई है? मिमिर बोलती है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूरे तरीके से भरा रहना पेज के ट्रायल से और बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी जो सिर्फ उस सक्सेसर के लिए जिसको वेरीफाई कर लिया गया है। बहुत सारे रीजनों की वजह से एड्रेस बुक के अंदर सिर्फ शुरुआती जानकारी को रखा गया है, इसलिए बनाया गया है मिमिर बुक को, जिससे कि उनकी बात की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सके। ये सुनकर सिन कहता है, तो इसका मतलब मेरे मास्टर ने जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हैगी वो सारी इसमें डाली हुई है। मिमिर कहती है, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। अगर एड्रेस बुक एक समरी है तो एक टेक्स्ट बुक हैगी और या तो एक रेफरेंस बुक। सिन कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी बुक हैंगी उन सब में बहुत ज्यादा डेंस इन्फॉर्मेशन भरी हुई है और जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा ये जगह भी बढ़ती जाएगी। इंडेक्स कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या अब तुम्हें पता चल गया कि तुम कैसे पहुंचोगे 5th सर्कल तक? ऑफ कोर्स, अब इन सब के
साथ तो मैं आसानी से पास कर लूंगा सेकंड सर्कल के ट्रायल को। और उसके बाद सीन चला जाता है यहाँ से एड्रेस बुक के अंदर और अपनी आंख खोल के कहता है चलो 79 तो कर लिया मैंने। सेकंड ट्रायल में जो मुझे करने को दिया गया था 100 मैजिक सर्कल को सिंक्रोनाइज करना, इसमें मुझे सबसे पहले लग रहे थे 8 से 10 घंटे, लेकिन तब भी मैं ये कर नहीं पाया था। लेकिन जबकि अब मुझे मिमीर मिल गई है, वेल मैं मैनेज कर पा रहा हूँ 79 तक, तो अब तक जो भी मैंने कराएगा वो मैंने अपनी खुद की मेहनत से करा है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ मैं ये 100 सर्कल पूरे कर सकता हूँ आज रात को और या तो कल सुबह तक। सच में ओलंपियाड से पहले मिमीर का मेरे को मिलना ये 1 लाख से कम नहीं था। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट था यहाँ सिन के घर पे। सिन जा रहा होता है मेट के पीछे पीछे और यहाँ से जाता हुआ मन में कहता है आखिर फादर ने मुझे क्यों बुलाया ऐसे टाइम पर, कहीं इसका मतलब जो बेक्साओ के साथ इंसिडेंट हुआ था उसके रिवॉर्ड के लिए तो नहीं बुलाया। वैसे मेरा आज का प्लान उस बुक के अंदर पूरा का पूरा दिन बिताने का था, लेकिन फिर भी ये चीज भी जरूरी है। और मेट सिन को यहाँ पे लाकर कहती है द हेड ऑफ फैमिली मास्टर हायुल वो यहाँ पर आ गए हैं। फादर कहते हैं सिन से आओ यहाँ पर आकर बैठो। मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ, जो पहले वाला केस था उससे अलग, इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पूरा 100% नहीं था और कंबाइन करना पिछले वाले केस के साथ इस वाले शेयर को तो वो कितना था 26%। सिन कहता है हाँ। फादर बोलते हैं तुमने सच में बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाया है, इसके लिए तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कि यहाँ पे कुछ है जो तुम चाहते हो? सिन बोलता है हाँ यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ एक एंशिएंट रेलिक जो फैमिली के वोल्ट में सबसे घेरे वाले पार्ट में रखा गया है। फादर कहते हैं एक एंशिएंट रेलिक, कहीं ऐसा मत करना कि तुम भरोसा करते हो ऐसी बकवासी फैंटेसी में जैसे कि एक सीक्रेट हिडन रेलिक, ये सब बस कहने की बातें हैंगी। सिन बोलता है नहीं मैं उनके बारे में इस तरीके से नहीं सोचता हूँ और मुझे ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उन सब रेलिक के पीछे किस तरीके के लेजेंड्स हैं। मैं भरोसा करता हूँ यहाँ तक की जो मिथ होती है उनमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई है। फादर ये सब सुनने के बाद चिन के साथ छोड़कर कहते हैं तुम सच में अभी भी बच्चे हो, भरोसा करना है ऐसी स्टोरीज के ऊपर। चलो ठीक है, अगर ये तुम्हारी चॉइस है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ एक ही आइटम ले सकते हो। सिन खुश होकर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आखिर तुम किस तरीके का रेलिक चाहते हो? सिन बोलता है मैं चाहता हूँ वाला एंशिएंट रेलिक जो रखा गया है फैमिली के ट्रेजर बोल्ट में, और वो है द रेबल बटालियन की रोब। और उसके बाद हमारा सिन शिफ्ट होता है फैमिली के ट्रेजर बोल्ट की तरफ और यहाँ पर सिन के फादर ले रहे होते हैं इस बॉक्स को और सिन को देते हुए कहते हैं ये लो, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी चॉइस पे रिग्रेट न करो। सिन इसको लेकर कहता है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर। फादर बोलते हैं ऐसी स्टोरीज के ऊपर बिलीव करना, तुम सच में अभी भी बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो, तो इसलिए अपने आप को पूरा ट्रेनिंग करने में लगा दो जिससे कि तुम आगे चलकर रिग्रेट न करो। सिन कहता है सब कुछ ठीक है फादर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और यहाँ गाड़ी से जा रहा होता है जितने भी हमारी फैमिली के रिलीक होंगे उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो रियल है। और ये रोब द रेबल बटालियन की, अगर ये सच हुआ ये रोब मेरी मास्टर की हुई तो जो 30% शेयर था स्टोन माइनिंग का फिर तो वो कुछ भी नहीं इसके सामने। लेकिन जरा रुको, क्या सच में मेरी मास्टर की रोब है? आखिर तब क्या होगा अगर ये फेक हुआ तो? और सिन हैरान हो जाता उसको देखकर, ये तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक माना फाइबर से बना हुआ है। और हमें बताते हैं माना फाइबर एक हाई लेवल की टेक्निक जिसमें माना स्टोन को लंबी लंबी रस्सियों में तैयार कर लिया जाता है क्राफ्टिंग टेक्निक के जरिए। और यहाँ पूरी दुनिया में 30 ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जो माना फाइबर को हैंडल कर सकते हैं। और ये जो रोब है वो कोई ऐसी नहीं है जिसमें माना को सिर्फ थोड़ी जगहों पे लगाया गया है, बल्कि ये पूरी रोब भी माना फाइबर से बनी हुई है। इससे कंपेयर में जो अभी के प्रोडक्ट है वो तो इसके आसपास भी नहीं है, मैंने कभी नहीं देखी इस तरीके की चीज। और सिन आ जाता है अपनी डोमेट्री में और सिन की अचानक से नजर पड़ती है उस रोब के ऊपर किस चीज पे, ये सिग्नेचर और ये गंदी सी राइटिंग, ये तो डेफिनेटली मास्टर है। और मैं हर दिन देख देख कर यूज टू हो चुका हूँ इस चीज का। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इस रोब का, इसके अंदर और बाहर वाली लेयर पूरी तरीके से उल्टी है। और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से माना फाइबर को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जो अंदर और बाहर की लेयर होती है उनको पूरा अलग तरीके से बनाया जाता है। जो अंदर की लेयर होती है उनको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है जिसकी वजह से वो यूजर के माना को एनहेंस कर सके। और जो बाहर की लेयर होती है वो किसी भी तरीके के डैमेज और अटैक को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन करी जाती है। लेकिन जो रोब है इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा उल्टा है। इसका मतलब ये है कि इस रोब की बाहर की लेयर है वो माना को एनहेंस करती है और ज्यादा डैमेज को लेती है, और वहीं दूसरी तरफ जो अंदर वाली लेयर है वो माना को ब्लॉक करती है, जिससे जो भी इसे पहनेगा उसका माना आउटपुट कम हो जाएगा। मेरे मास्टर कभी नहीं करेंगे इस तरीके की गलती। हाँ शायद मुझे इसे उल्टा करके पहनना चाहिए ये चीज, यहाँ तक कि इसे उल्टा भी क्यों ना कर दो। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है बाहर और अंदर का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्या इसे इस तरीके से ऐसी जानबूझ के बनाया गया था? क्या ये एंशिएंट रेलिक सच में एक रेलिक है? हाँ मैं ये समझ सकता हूँ आखिर फादर ने इसे ऐसे क्यों रख दिया था स्टोरेज रूम में। और सिन उसके बाद चले आता है इस दूसरी बुक के अंदर। यहाँ इस बुक के अंदर मिमिर पढ़ रही होती है सोफे पे बैठकर। सिन यहाँ अंदर आकर कहता है मिमिर। मिमिर यहाँ पर सिन को देखकर कहती है ओ सक्सेसर तुम यहाँ पर? सिन दिखाता है इस रोब को। मिमिर कहती है ये चीज और पास आकर देखती है क्या ये तो रेबल बटालियन की रोब है। वाओ सक्सेसर तुमने तो ऑलरेडी ढूंढ लिया इसको, तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो। सिन बोलता है लेकिन जो ये रोब है वो थोड़ी सी अजीब सी है। मिमिर देखती है आखिर क्या है इसमें ऐसा, और बहुत ज्यादा हैरान होकर देखती है सिन की तरफ। सक्सेसर
अभी भी तुम सेकंड सर्कल पर हो क्यों? सिन बोलता है हाँ आखिर क्या हुआ? मिमिर कहती है ये नेचुरल है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सिन बोलता है ऐसे अकेले अकेले बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि इसको यूज कैसे करना है। मिमिर मना करते हुए कहती है मैं माफी चाहती हूँ सक्सेसर, लेकिन अभी इस रोप के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सिन बोलता है लेकिन आखिर क्यों? और मिमिर इस रोप को वापस दे देती है। ये लो रखो इस रोप को अपने पास, ये जो बटेनियो स्टाइल मैजिक है इसमें एक बहुत ज्यादा स्पेशल स्पेल है। ये सुनकर सिन कहता है एक बहुत ज्यादा स्पेशल स्पेल है? मिमिर चिल्लाते हुए कहती है जबकि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, मैं तुम्हें इस स्पेल के नाम तक को बता नहीं सकती, भूल जाओ इसके बारे में। चलो मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, बटेनियो स्टाइल मैजिक में हैगा एक स्पेशल स्पेल जिसे कहते हैं ट्रू मैजिक। ये सुनकर सिन कहता है एक ट्रू मैजिक? मिमिर बताती है हाँ उन सबसे अलग जिनको तुम यूज करते हो, ये हैगा एक असली मैजिक। सिन बोलता है तो क्या इसका मतलब जो अभी तक मैं मैजिक यूज कर रहा हूँ क्या वो सच नहीं है? वेल अनफॉर्चुनेटली ये सही तरीका अगर कहें तो। और ये जो ट्रू मैजिक के बारे में बातें आएंगी उसके बारे में मैं तुम्हें तब तक नहीं बता सकती जब तक तुम्हें खास लेवल तक न पहुंच जाओ। सिन सोचकर कहता है कि यहाँ पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है? मिमिर कहती है हाँ ये जो रोब एक आर्टिफैक्ट हैगा जो एग्जिस्ट करता है ट्रू मैजिक को सपोर्ट करने के लिए। सिन चैन के सांस छोड़कर कहता है तो जो है रोब है इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मिमिर कहती है हाँ एग्जैक्टली सक्सेसर, तुम तो बहुत जल्दी बातों को समझ जाते हो। सिन बोलता है तो आखिर मुझे कितना लेवल तक जाना पड़ेगा इस रोब के बारे में जानने के लिए? मिमिर बताती है इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें 5वें सर्कल तक जाना होगा। तुम्हें कैसे भी करके मास्टर करना है 5वें सर्कल को और एंटर करना है पेज के 5वें ट्रायल में। जो बटेनियो स्टाइल मैजिक है उसकी असली शुरुआत 5वें सर्कल को मास्टर करने से होगी और उसके बाद सिन चलाता है एड्रेस बुक के अंदर टेस्ट को पास करने के लिए। पहली कोशिश में वो 98 सर्कल को पास कर पाता है और दूसरी में 99, तीसरी में फिर 100 और ऐसे करके सिन आखिरी में कंप्लीट कर लेता है। मास्टर की आवाज आती है कांग्रेचुलेशन तुमने पास कर लिया है। पास करना है ऐसा सेकंड ट्रायल को, ये जरूर बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। चलो तो फिर अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ थर्ड सर्कल के बारे में। बटेनियो टेक्निक का थर्ड सर्कल स्टेज द थर्ड इन्फिनिटी सर्कल इंटरफेरेंस। सिनरानो के कहता है द रिंग ऑफ इंटरफेरेंस और उस बुक से बाहर आने के बाद मन में कहता है तो चलो अब इसके साथ मैंने मास्टर कर लिया सेकंड सर्कल को, तो चलो अब टाइम आ चुका है इंटरफेरेंस को सीखने का। अगर ये जो रोब और मिमिर की बुक है ये नहीं होती तो इस टेस्ट को पास करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। और हमें बताते हैं इसके पहले का सीन जब सिन इस बुक के अंदर था। सिन यहाँ पर कहता है वेल मेरे पास कोई और चॉइस तो ही नहीं है, जब तक मैं 5वें सर्कल तक पहुंच नहीं जाता तब तक मुझे इसे अच्छे से रख देना चाहिए। मिमिर कहती है जय रुको सक्सेसर, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? इतनी ज्यादा काम की चीज तुम इसे रख दोगे स्टोर करके? सिन कहता है तो फिर मैं इसे कैसे यूज करूँ? इसके अंदर और बाहर की लेयर पूरी तरीके से उल्टी आएगी, इसकी वजह से तो मैं इसे वैसे यूज नहीं कर पाऊंगा। मिमिर इस रोब को सिन से लेकर कहती है बस तुम मुझे दो इसे। ये जो रोब है मानव को लीक करने से रोकती है जिसकी वजह से तुम और ज्यादा मानव को अपने अंदर इकट्ठा करके रख सकते हो। और जब मानव इतना सारा एक साथ रहता है तो इसकी वजह से जो इन्फिनिटी सर्कल है वो और ज्यादा तेजी से घूमने लगता है। इसका मतलब जो मानव तुम्हारे ब्रेन में फ्लो कर रहेगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में तुम्हारा ब्रेन जुड़ जाएगा मानव के साथ, जो भी उसे इतना सारा लगातार मिलते जा रहा है, जितनी भी तुम्हारी थकावट है उसकी रिकवरिंग स्पीड वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये सुनकर सिन कहता है हाँ मैं समझ गया, तो अगर मैं इसको पहनूंगा मेरा जितना भी सोने का टाइम है मैं उसको कम कर सकता हूँ क्यों? मिमिर कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं समझ गया हूँ, इस रोब को पहनने से तुम्हें सोने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही सिन हैरान हो जाता है क्या बिल्कुल भी सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मिमिर बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अगर तुम इसको पहन के रखते हो पूरे के पूरे 5 घंटे तक तुम एक्चुअली में मेंटेन करके रखोगे पूरी की पूरी अपनी पीक कंडीशन को। और ये सिर्फ एक बोनस इफेक्ट है इस रोब का, और वैसे भी तुम्हें इतना बताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये असली पावर नहीं है इस रोब की। सिन मुस्कुरा कर कहता है मैं तो अब जल्द से जल्द बनना चाहता हूँ 5वें सर्कल का। मिमिर बोलती है वैसे तुम्हें ये पता है ना ये जो रोब है सिर्फ सक्सेसर के लिए काम आती है, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए पॉइजन है, तुम गलती से भी इसे किसी को देना मत। सिन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है इसके बारे में, साथ में इसे ब्रोकन आइटम के। अब तो जो टेस्ट आने वाला है वो तो बहुत ज्यादा आसान होगा। और हमारा उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद। सिन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर अपनी आंख खोलता है। उसके बाद बुक को पढ़ते हुए मन में कहता है मैंने बहुत बार ट्राई करा लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। मुझे फील हो रहा है कि जो इंटरफेरेंस के बीच में जो गैप है मेरा वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। एक थर्ड सर्कल का मैजिक जिसमें तुम दूसरे लोगों के माना के साथ छेड़खानी कर सकते हो किसी और के माना के साथ इंटरफेयर करने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम माना के साथ पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाओ। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन हैगी द रिंग ऑफ इंटरफेरेंस की दूसरों के मैजिक में से छेड़खानी कर पाना? सच में तो सुनने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। मुझे सच में लगा नहीं था कि जो ये सेकंड टेस्ट था इसको करना जरूरी है इंटरफेरेंस को सीखने के लिए। और थर्ड सर्कल को सीखने के लिए तुम्हें रेजोनेट करना है द रिंग ऑफ रेजोनेंस के साथ, फिर दोनों को आसपास के माना के साथ सिंक्रोनाइज करना है। अगर तुम ऐसी लगातार कंटिन्यू करते रहो तो रेजोनेंस को तो तुम पहुंच जाओगे थर्ड सर्कल तक। चलो ठीक है, इस बार मैं इसे डेफिनेटली कर लूंगा। सबसे पहले सबको सिंक्रोनाइज करो जो भी मेरे आसपास माना है उसके साथ, और जो माना मेरी बॉडी के अंदर है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। और ये सब करना है एक ऐसी फीलिंग के साथ जैसे कि तुम एक नया घर बना रहे हो और इसकी वजह से इनके आसपास बहुत सारी माना स्पिरिट आ जाती हैं। सबसे पहले ढूंढना उस जगह को जहाँ पे माना अब्जॉर्ब हो रहा है और माना स्पिरिट कहने लगती है चलो खेलते हैं सबके सब एक साथ। और उनकी आवाज सुन के कहता है मुझे आवाज सुनाई दे रही है माना की, और माना स्पिरिट कहती है ये
बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। हाँ ये है एक नई जगह, मुझे यहीं पे रहना है। सिन बोलता है अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आधा रास्ता पार कर लिया है। अब मुझे बस रेजोनेंस को ऐसी मेंटेन करके रखना हैगा। और स्पिरिट आपस में बात कर रही होती है। चलो क्रिएट करते हैं एक प्लेग्राउंड को और एक साथ हाथ पकड़ के एक रिंग बनाते हैं। डांस और गाना गाकर एक बन जाते हैं। और सिन तो पूरा का पूरा पसीना पसीना हो जाता है। ये सच में बहुत ज्यादा गर्म है। अगर 1% भी थोड़ी सी गलती हुई तो जो ये माना सेटल में कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ये पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। यही 1% को मैनेज करते हुए मैं अलाउ कर रहा हूँ माना को अपनी बॉडी में सेटल होने के लिए। ये माना सर्कल को मुझे जल्दी से बनाना है बिना उनके नोटिस करे। और उसके बाद सुबह हो चुकी होती है। सिनिया बैठा हुआ होता है अपने कमरे में और बहुत ज्यादा हैरानी से देखता है सामने की तरफ। हाँ ये तो पूरा हो गया। और यूज करता है पहला सर्कल डेलिब्रेशन, सेकंड सर्कल रेजोनेंस और अब आखिरी में द थर्ड इन्फिनिट सर्कल इंटरफेरेंस। आखिरकार मैंने कंप्लीट कर लिया इस थर्ड सर्कल को। अब जितना जल्दी हो सके मुझे स्ट्रॉन्ग होना है जिससे कि मैं पहुंच सकूं उस लेवल पर जहां पर मैं 5वें सर्कल को मास्टर कर सकूं। और हमारा उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल वाले एरिया में। सिनिया लेटा हुआ होता है पेड़ के ऊपर और उसके ऊपर चिड़िया घूम रही होती है। मन में कहता है एक बेटा सर्वाइवर एग्जाम, बहुत बड़े से स्केल पर किया जाने वाला टेस्ट जिसे किया जाता है एक माउंटेन वाले एरिया में जो चलेगा 32 घंटे तक। हर एक स्टूडेंट को एक आर्टिफैक्ट दिया गया है, एक सिंपल टेस्ट जहाँ पे तुम्हें बस सर्वाइव करना है इन 32 घंटों के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना देर तक। ऐसे धीरे धीरे कम होते हुए एरिया में। चलो अब ठीक है मेरा टाइम आ चुका है मूव करने का। अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस है वो ये है कि ना कि सिर्फ तुम्हें मोस्टर के अटैक से बचना है बल्कि दूसरे स्टूडेंट से भी डील करना है। और ऑफकोर्स तुम्हें सर्वाइव करना है बहुत सारे पॉइंट के साथ। और सिन ये सब बता ही रहा होता है और अचानक से एक आवाज की वजह से सिन के ऊपर जो चिड़िया बैठी थी वो उड़ जाती है। और यहाँ पेड़ के नीचे से एक जन अटैक करते हुए कहता है तुम मरो शिन हायुल। और ये अटैक आ रहा होता है सिन की तरफ और सिन जल्दी से आता है पेड़ से नीचे। जिसने अटैक करा था वो चिल्लाकर कहता है तुमने डोज कर दिया लेकिन अब तुम बचोगे नहीं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी तरफ एम कर दिया है। सिन बहुत ही स्पीड में अपने मुक्का पीछे करते हुए आता है उसके तरफ और सामने फटाक से बैरियर लगा देता है। इडियट आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर पाओगे अपने मुक्के से? सिन देखता है उसके तरफ और यूज करता है इंटरफेरेंस। इसको यूज करके चिटका देता है इसके शील्ड को। ऐसा होता देखकर ही हैरान हो जाता है क्या। और इसी के साथ सिन यूज करता है अर्थ स्पीयर को और तोड़ के रख देता है इसकी शील्ड को। जिसने अटैक करा था पीछे जाके गिरता है इसकी वजह से। मेरा बैरियर आखिर वो कैसे टूट सकता है ऐसे स्पीयर से? सिन बोलता है इडियट तुम बहुत ज्यादा प्राउड थे मेरे ऊपर ऐसा अटैक करने के ऊपर और आखिर वो सब क्या था मेरे ऊपर ऐसा अटैक करना और ऊपर से चिल्लाना भी। लेकिन जो ये पावर है इंटरफेरेंस की इससे कमजोर करना सेकंड सर्कल के बैरियर को और बाद में उसके ऊपर अटैक कर देना पहले सर्कल के अर्थ स्पीयर से। सच में ये तो बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर इसके आने के बाद अनाउंस होता है स्टूडेंट किंग एलिमिनेट हो चुका है। सिन यहाँ से जाते हुए कहता है जबकि इसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था तो ये तो नेचुरल है कि परफेक्ट तरीके से काम करेगा। और सिन को इसके बाद यहाँ पर 10 पॉइंट मिल चुके होते हैं। चलो कम से कम ये एक बढ़िया स्टार्ट है। अब मैं धीरे धीरे अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ इंटरफेरेंस को। अगर मैं इसे धीरे धीरे करता रहा तो जो इंटरफेरेंस सेकंड सर्कल के मैजिक में काम कर रही है वो थर्ड सर्कल के मैजिक में भी अच्छे से काम करेगी। और तभी इसके पीछे से एक जन बहुत ही स्पीड में निकलता है। सिन देखता है पीछे मुड़ के। सिन यूज करता है उनकी तरफ फायर बॉल और रानू को दिखता है उसके बाद यहाँ इसके तरफ लाल कलर के भेड़िए आ रहे होते हैं, ब्लड क्लो भेड़िए। और इन लोगों ने मुझे घिर लिया चारों तरफ से। ऐसे लगता है ये लोग यहाँ पर आए पहले की आवाज सुनकर। वे अगर यहाँ पर मेरे अलावा कोई रेगुलर स्टूडेंट होता वो लोग बिल्कुल नहीं जीत पाते ऐसी लगातार लड़ाई। लेकिन मेरे जैसे किसी के लिए जो डोमिनेट करता पहले प्लेस को, मैं ऐसे हालात के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आओ तुम सारे के सारे एक साथ। और उसके बाद ये सारे के सारे भेड़िए एक साथ अटैक कर देते सिन के ऊपर। और यहाँ पर सिन को लड़ते हुए एक जन देख रहा होता है और नाम ले रहे होते बाकी स्टूडेंट के, एडेला और जी सुन चेन, किम केंगसू और मा जी हक। ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये सच में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। अगर चीजें ऐसी कंटिन्यू चलती रही तो आखिरी में ये लोग आसानी से टॉप 10 में आ जाएंगे। लाल बालों वाला हंसते हुए कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आखिरी तक पहुंचना। ये बीच वाली टीचर कहती है वैसे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई और बचा नहीं है जो यहाँ पे सिन हायुल की स्किल पे डाउट करता है। टीचर गोसेंग और सिन को देखकर ये मुस्कुराते हैं। वेल बात तो सही है। लाल बालों वाले हंसते हुए कहते हैं अब तो ये शोर हो चुका है, ये कोई ऐसा नहीं जिसको अनफिट करार करके डिसमिस कर दिया जाए। टीचर कहती है तुम डिसमिस की बात कर रहे हो, ये अभी तक इतनी ज्यादा नंबरों में हर पहले वाली ट्रेनिंगों में पहले नंबर पे आएगा और यहाँ तक कि अभी भी ये बहुत ही बड़े स्कोर से ऊपर है। और सरप्राइजिंग की बात तो ये हैगी कि इसे पता है इन सब भेड़ियों की हैबिट के बारे में और जानबूझकर उसने उन सबको मारा नहीं है जब तक सारे भेड़िए एक साथ ग्रुप में ना आ जाएं। ये बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। जब एक ब्लड क्लो भेड़िया बुलाता है हाउल करके अपने ग्रुप को तो वो सबके सब बहुत ही स्पीड में आते भागते हुए। ये हैबिट को यूज करके सिन ने यहाँ पे इनको मार के बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर लिए। लाल बालों वाले टीचर कहते हैं अगर ये चीज लगातार ऐसी कंटिन्यू रही तो हम लोग शायद ही आशा कर सकते हैं ओलंपियाड में जीतने को लेकर। और हमारा उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल में और सीन उन सबको मारने के बाद आसपास देखकर कहता है इन सबसे तो मेरे करीब 60 पॉइंट इकट्ठा हो गए होंगे। और अचानक से जमीन हिलने लगती है। आखिर ये क्या है? अर्थक्वेक? नहीं ये नहीं है, ये जो ग्राउंड है वो अचानक से मूव करने लगा है। क्या ये चीज? एक बहुत ज्यादा बड़ी सी बॉडी जो पूरी तरीके से ढकी हुई है एमराल्ड से, एक एमराल्ड का चूहा। आखिर क्यों इसके जैसा करियर मोस्टर इसी जगह पर है? तो इसी के साथ इस मानव के जितने भी चैप्टर थे सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।